दोस्तों, मैं विकास कुमावत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ हाईवे क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लासें अनुपात और समानुपात की जो 4 क्लासें हो चुकी है, उन क्लासों में हमने बेसिक पर जोर दिया है। अब हम रूल्स का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज हम रूल नंबर 6 तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम इसका प्रश्न देखते हैं। हमें दिया गया है कि 7,400 रुपए की राशि को ABCD में बांटना है, जब इनके भागों में से क्रमशः 40 रुपए, 70 रुपए, 30 रुपए और 60 रुपए कम कर दिए जाए, तो उसके बाद में जो अनुपात प्राप्त होगा वो अनुपात 4:6:5:3 है। तो इनकी प्रारंभिक जो आरंभ में राशि थी तो वो राशि कितनी थी? कम करने के पहले की जो राशि थी स्टार्टिंग में, वो राशि क्या थी? हमें सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या दे रखी है? सबसे पहले दे रखी कि जो राशि है वो राशि 4 भागों में बांटनी है। वो भाग कौन कौन से रहेंगे? A, B, C और D। इसके बाद में बोला जा रहा है कि जब इनके भागों में से क्रमशः 40 रुपए एक के भाग में से क्रमशः बोल रखा है, तो क्रम से जो A पहले दे रखा है तो A के भाग में से 40 घटाएंगे, बाद में 70 रुपए, C के भाग में से 30 रुपए और D के भाग में से 60 रुपए घटाने के बाद में जो अनुपात प्राप्त हो रहा है, जो रुपए घटाने के बाद में अनुपात प्राप्त हो रहा है, वो अनुपात है 4:6:5:3। हमें स्टार्टिंग में कौन सी राशि को इन भागों में डिवाइड करना था? स्टार्टिंग में हमें 7,400 रुपए की राशि को ABCD में डिवाइड करना था। लेकिन सबसे पहला काम क्या हुआ? इन राशियों में से 40 रुपए, 70 रुपए, 30 रुपए और 60 रुपए कुल मिलाकर 200 रुपए की राशि घटा दी गई। इनमें से 200 रुपए की राशि को घटाने के बाद में जो अनुपात प्राप्त हुआ है, ये चीज देखिए आप, घटाने के बाद में अनुपात प्राप्त हुआ है, तो जो ये अनुपात है, ये अनुपात 7200 रुपए का प्राप्त हुआ है। 7200 रुपए का जो घटाने के बाद में अनुपात प्राप्त हुआ है, हमने यहाँ पे घटाने के बाद में अनुपात प्राप्त किया। तो इसी प्रकार से जो मुख्य राशि थी पहले जो बांटनी थी, उसमें से भी जो राशियां घटाई है उन सभी को जोड़ के घटाने के बाद का अनुपात ये है। तो हमें जो दिए गए अनुपात में अब 7200 रुपए की राशि को डिवाइड करना है। सबसे पहले ये हमारे पास कितनी यूनिट होगी? 6, 4, 10, 5, 15 और 3, 18। टोटल मिला के हमें 7200 रुपए की राशि है। इस 7200 रुपए की राशि को 18 यूनिट में डिवाइड करना है। अगर 18 यूनिट में 7200 रुपए की राशि को डिवाइड करना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए मैं 18 का भाग दे दूंगा 7200 में। 18 चौक 72। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास प्राप्त हो रही है, तो वो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 400 रुपए। अब मैं घटाने के बाद के सारे अनुपात की वैल्यू निकालूंगा। एक अनुपात की वैल्यू जो 400 है, तो 4 अनुपात की वैल्यू के लिए 4 बार 400 लेना पड़ेगा। इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 400, 4 चौक 1600। इसी प्रकार से B के लिए 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 6 चौके 2400। इसी प्रकार 5 की वैल्यू के लिए 5 चौके 20, 2000। इसी प्रकार 3 की वैल्यू के लिए 400 से मल्टीप्लाई 4 × 12, 1200। अब जो इनमें डिवाइड वैल्यू हुई है 7200 रुपए की राशि को हमने इन सभी में अनुपात के अनुसार डिवाइड कर दिया। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो प्रारंभ में राशि थी, इनको कम करने से पहले राशि थी वो क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे? ये राशि आ गई, कम करने के बाद में आई है, लेकिन प्रारंभिक राशि के लिए मैं वापस इसमें 40 ऐड कर दूंगा। इसी प्रकार से ये मेरे पास प्राप्त हो जाएंगे 1640 और B में ऐड कर दूंगा 70, क्योंकि 70 पहले मैंने घटाए थे। प्रारंभिक राशि के लिए 70 ऐड करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से इसमें 30 ऐड करने पड़ेंगे, 2030, और इसमें 60 ऐड करने पड़ेंगे, 1260। इस प्रकार से जो प्रारंभिक वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई है। इसी रूल में हम एक प्रश्न को और देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया गया है कि 5000 रुपए की राशि को ABCD में बांटना है, जब इनके भागों में से 50 रुपए, 40 रुपए और 35 रुपए, 76 रुपए जोड़ दिए जाए, तो उसके बाद में जो अनुपात प्राप्त होगा 3:4:1:5 है। तो इनकी भी हमें प्रारंभिक राशि ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है? दी गई राशि को 4 भागों में बांटना है। A:B:C के भागों में बांटना है। पहली बात हमें क्या दे रखी है कि सबसे पहले इनमें जो राशि बांटनी है, तो वो हमारे पास 5000 रुपए दी हुई है। ये हमने लिख लिया। बाद में दे रखा है कि जब इनके भागों में से क्रमशः 50 रुपए,
इस बार हमें ऐड करना है 50 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए और 75 रुपए, ये हमने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद में जो अनुपात प्राप्त हो रहा है वो रेशियो हमारे पास आ रहा है 3:4:1:5। अब क्या होगा, हमने देखा कि 75, 35, 40 और 50 रुपए ऐड किए, टोटल मिला के कितने हो गए 90, 125 और ये 200 रुपए। ऐड कितने किए 200 रुपए। ऐड करने के बाद में ये रेशियो प्राप्त हो रहा है तो हमें 5000 रुपए में भी 200 रुपए ऐड करने के बाद ही इन अनुपातों में 5200 रुपए की राशि को डिवाइड करना होगा। हम करते हैं यहाँ पे 3, 4, 7, 8 और 5 13 यूनिट में हमें पूरे 5200 रुपए की राशि को डिवाइड करना है। ध्यान से देखिए, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 से 1 के 13 चौके 52, 400। एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 400। अब मुझे 3 यूनिट की, 4 यूनिट की, 1 यूनिट की और 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 3 यूनिट की वैल्यू के लिए 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की 1200। फिर 4 यूनिट के लिए 4 चौक 1600। इसी प्रकार 1 यूनिट के लिए 400 और फिर 5 यूनिट के लिए 5 चौक 20, 2000। हमने 5200 रुपए की राशि को डिवाइड कर दिया इन अनुपातों में। लेकिन एक चीज देखिए, ये हमारी रियल वैल्यू प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं प्राप्त हुई? क्योंकि हमने जो रुपए ऐड किए थे उन रुपए को ऐड करने के बाद में ये वैल्यू प्राप्त हुई है। रियल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आप एक चीज, छोटी सी चीज यहाँ पर देखिए, इधर आप एक छोटी चीज देखिए। अगर आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए है और अगर आपने किसी को 20 रुपए उधार दे दिए तो आपके पास शेष 80 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे पूछेगा कि आपके पास रियल वैल्यू क्या है, आपके पास रियल कितने रुपए में है, वास्तविकता में आपके पास रुपए ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे 20 ऐड कर दोगे। 20 ऐड करने के बाद में आपको 100 रुपए वापस प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार एक चीज और मान लीजिए, आपके पास 100 रुपए है और आपने किसी से 20 रुपए उधार ले लिए तो टोटल मिला के आपके पास 120 रुपए हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि आपके पास जो रियल में कितने पैसे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे 120 में से 20 घटा दोगे। इन दोनों में एक चीज आपको देखने को मिली, अगर हमने किसी को ऋण दिया है, मतलब हमारे पास जो वैल्यू थी पैसों की, उसको अगर हमने कम किया है, कम करने के बाद में जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई उसके लिए रियल वैल्यू के लिए क्या किया हमने, अगर माइनस लगाया तो ऐड किया, प्लस लगाया तो घटाया। ये बात आपको समझ में आ गई। इसी प्रकार जो ये वास्तविक वैल्यू न प्राप्त होके ऐड करने के बाद वाली वैल्यू प्राप्त हुई है, वास्तविक वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये पैसे तो दूसरे के हैं, हमारे थोड़ी है, इनको वापस घटा देंगे। 50 इसमें से घटा देंगे, 40 इसमें से घटा देंगे, 35 इसमें से घटा देंगे और 75 इसमें से घटा देंगे। चलो माइनस करते हैं। यहाँ पर हो जाएंगे 1150, यहाँ पर हो जाएंगे 1560। फिर इसको करते हैं 5, 6, 365, इसको करते हैं 5, 2, 9, 1, 1925। ये अब हमारे पास पैसों की रियल वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम स्टार्ट करते हुए चलते हैं रूल नंबर 7 की ओर। रूल नंबर 7 में प्रश्नों को उठाने से पहले इसके एक बेसिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया कि A/B बराबर 2/3 है। इसी प्रकार A/C बराबर 4/5 है और A/B बराबर 4/3 है। तो हमें A/B/C/D की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप इसको ठीक से देखिए, ये पहले वाले प्रश्नों से पूरा डिफरेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज हमारे पास यहाँ पे दी रखी है, A/B बराबर 2/3 है, A/C बराबर 4/5 है, A/D बराबर 4/3 है। एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिली होगी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सीक्वेंस नहीं है। पहले वाले प्रश्नों में क्या हुआ करता था, A/B
B अनुपात C अनुपात D दे रखा था, जिससे हम B को सेम कर लेते थे, C को सेम कर लेते थे और उसके बाद में ABCD का जो अनुपात था वो आसानी से किसी भी तरीके से निकाल लेते थे। अब यहाँ पर क्या चीज है कि जो सब में सेम दे रखा है वो चीज एक ही है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताया था वो चीज आप थोड़ा याद कीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति A है और ये व्यक्ति B है। यहाँ पर A की लंबाई B से छोटी है, लेकिन अगर एक व्यक्ति तीसरा व्यक्ति यहाँ पर C आ जाता है, उसकी लंबाई B से भी बड़ी है, तो यहाँ पर इन दोनों की अगर तुलना करें तो B छोटा हो जाएगा। लेकिन क्या मैंने B की हाइट में कोई चेंजेस किया? बिल्कुल नहीं किया। क्या इसके सामने एक बड़ा आदमी लाके खड़ा कर दिया, जिससे इसकी हाइट छोटी हो गई। वास्तविकता में तो इसकी हाइट जो थी वही है, चेंज किस कारण हुआ? क्योंकि इसके सामने कोई बड़ा व्यक्ति आ गया। इसी प्रकार से जो रेशियो हमारा A का रेशियो रहेगा वो A अपने आप में एक स्थिर वैल्यू है, जबकि A परिवर्तित क्यों हो रहा है? यहाँ पर A की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। ये परिवर्तित क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी तुलना अलग अलग व्यक्तियों के साथ की जा रही है। जो एग्जाम्पल देखा था उसी के प्रकार है। जब B व्यक्ति की तुलना A के साथ की गई तो यहाँ पर B बड़ा था, लेकिन जब C के साथ कर ली गई तो B छोटा हो गया। इसी प्रकार से जो A की वास्तविक वैल्यू है वो तो फिक्स है, लेकिन अगर अलग अलग व्यक्तियों के साथ में या अलग अलग संख्याओं के साथ में उसकी अनुपातिक तुलना की जाती है तो वहां पर उनका जो अनुपात होता है उनमें थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। अनुपातों का फेरबदल आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, उसको अरेंज करना ही पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं हमने पहले वाली 4 क्लासों में बताया है पूरे अच्छे तरीके से, और आगे जो बताने वाली चीजें होगी वो सारी बताते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि A को हमें फिक्स करना है। मुझे पता है A और A 4 इनमें तो बराबर है। गलती कहाँ पे हो रही है? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अगर गलती हो रही है तो क्या मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार A की जो तीनों जगह वैल्यू होगी वो समान हो जाएगी। यहाँ पर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या नया रेशियो आ जाएगा? ये 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों अनुपातों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो नया रेशियो हमारे पास प्राप्त हुआ वो 4:6 प्राप्त हुआ है। इसी रेशियो को अगर हम यूज करेंगे, ये रेशियो भूल जाएंगे। अब हमारे पास जो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू क्या प्राप्त हुई वो देखते हैं। A की वैल्यू सभी में समान है, कितनी है? 4। B की वैल्यू इसमें A की जगह B है, ये रहा, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6। C की वैल्यू कितनी है? 5 और D की वैल्यू कितनी है? 3। इस प्रकार से जो हमारे पास अनुपात प्राप्त हुआ है 4:6:5:3 प्राप्त हो गया है। इसी पर आधारित हम अब प्रश्न को देखते हैं। अब हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है। प्रश्न देखिए कि 7,400 रुपए की राशि को ABCD में बांटा गया है। यदि B को A से 1/3 भाग कम प्राप्त हुआ, जबकि A को C से 1/4 भाग कम प्राप्त हुआ और D को A से 1/9 भाग अधिक प्राप्त हुआ, तो उनकी अलग अलग राशियां ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें पता है कि A, B, C और D इन चारों में 7,400 रुपए की राशि को डिवाइड करना है। बाद में क्या बोल रहा है? B को A से 1/3 भाग कम प्राप्त होता है। यहाँ पे A और B का अनुपात दे रखा है। अनुपात में क्या दे रखा है? B को A से जिसकी तुलना की जाती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू में होता है। तो यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है? A से। मतलब यहाँ पर हमने A को अगर 3 मान लिया तो B को क्या प्राप्त होगा? A से। अगर A का 3 है तो A का 1/3 भाग कम प्राप्त होगा। 1/3 मतलब यदि A का 3 है तो B को इस 3 का 1/3 जो 1 है वो कम होगा, तो 3 में से 1 कम किया तो 2। अगर A को 3 प्राप्त होता है तो B को 2 भाग ही प्राप्त हो गए। समझ में आ गया अच्छे से? इसी प्रकार आगे दे रखा है कि जबकि A को C से 1/4 भाग कम प्राप्त होता है। यहाँ पर A और C की तुलना कर रहा है। A को C से अब की बार जो 1/4 भाग कम प्राप्त करना है, तुलना किससे की जा रही है? C से। और तुलना की जाती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू में होता है। तो अगर C को मैंने 4 मान लिया तो
ए को सी से 1/4 भाग कम प्राप्त होगा। 4 का 1/4 भाग जो 1 है, ये 1 कम प्राप्त होगा ए को। यदि सी का 4 है तो सी में से 4 में से 1 कम कर देंगे 3, ये 3 ए को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार आगे बोल रहा है कि डी को ए से 1/9 भाग कम प्राप्त होंगे। यहाँ पर भी ए और डी की तुलना कर रहा है। ए और डी के लिए क्या बोल रहा है कि डी को ए से 1/9 भाग अधिक प्राप्त होंगे। तुलना किसका कर रहा है? ए की। तो ए की मैंने ओरिजिनल वैल्यू मान ली 9, तो 9 का 1/9 1 होगा। ये 9 पर 1 अधिक प्राप्त होगा डी को, तो डी के लिए 10 वैल्यू आ जाएगी, डी को 10 भाग प्राप्त होगी। इस प्रकार से अब हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए को सबको समान कर देंगे। ए का यहाँ 3 है, यहाँ 3 भाग, यहाँ 9 भाग। अगर मैं सभी को समान करूं तो 3 या 9, यहाँ पर भी 9 हो जाएगी, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9। वो कैसे करते हैं? तीनों का एलसीएम लेकर भी हम कर सकते हैं। फिर जो नया अनुपात प्राप्त होगा, अब वो नया अनुपात क्या प्राप्त होगा? 3 अनुपात 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 या 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 या 9, 4 3 12। फिर यहाँ पर जो अनुपात चल रहा है ये का यही है, तो नया अनुपात हमारे पास ये प्राप्त हो गया। इस अनुपात से हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ए का अनुपात सभी में समान है 9, बी का अनुपात कितना है 6, सी का अनुपात कितना है 12 और डी का अनुपात कितना है 10। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आ गई है हमारे पास ये। अब इस अनुपात में हमें कितने रुपए की राशि को बांटना है? 7400 रुपए की राशि को। तो टोटल अनुपात कितना है ये देख लेते हैं हम। यहाँ पर 10 और 12 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37। तो जो टोटल यूनिट ऑफ वैल्यू है वो कितनी है? 37 यूनिट। इस 37 यूनिट में हमें 7400 रुपए की राशि को बांटना है। एक यूनिट अब अगर मैं निकालूं तो एक यूनिट बराबर 37 दूना 74 200। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 200 आ गई है। अब मुझे ए बी और सी की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 यूनिट की, 6 यूनिट की, 12 यूनिट की और 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सीधा जब मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू 200 आ ही गई है तो सभी की वैल्यू में ज्ञात करूंगा 200 से मल्टीप्लाई करके। 9 दूनी 1800 अनुपात 6 दूनी 1200 अनुपात 12 दूनी 2400 अनुपात ये 2000। इस प्रकार से हमने इनकी वास्तविक वैल्यू थी 7400 रुपए को डिवाइड करने की ए बी और सी डी में, वो हमने डिवाइड करके यहाँ पे निकाल दिए 1800 1200 2400 और 2000 रुपए। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर दे रखा है ए अनुपात 3, 1 अनुपात 3। आगे दे रखा है कि बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 5 अनुपात 7। तो हमें क्या करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू ज्ञात करना है। इस प्रश्न को करने से पहले हम इसके बेस के बारे में ज्ञात कर लेते हैं। एक चीज अगर हम देखें, मैंने यहाँ पर ए बी और सी लिया है। ए की एक ओरिजिनल वैल्यू मैंने 100 ले ली, बी की 200 ले ली और सी की 300 ले ली। ये मैं यहाँ पर बेसिक समझ रहा हूँ। मान लिया ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 200 है, सी की वैल्यू 300 है। तो यहाँ से मुझे क्या इनका अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 प्राप्त हो गया क्या? बिल्कुल प्राप्त हो गया। अगर मैं एक चीज करूं ए प्लस बी प्लस सी करूं तो मेरे पास कितना आएगा? 600। अगर मैं बी प्लस ए प्लस सी करूं तो भी मेरे पास 600 ही आएंगे। अगर मैं सी प्लस बी प्लस ए करूं तो भी मेरे पास 600 ही आएंगे। इन संख्याओं को कैसे भी जोड़ लेते हैं उनकी वैल्यू फिक्स आएगी। चाहे पहले ए को ले लो, चाहे पहले सी को ले लो या बी को, किसी भी संख्या को इधर उधर करके जोड़ दो, इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स आएगी। इसी प्रकार अब जब हम अनुपातों की बात करें, यहाँ पर यदि मैं ए अनुपात बी प्लस सी की बात करूं, बी प्लस सी की, तो क्या प्राप्त होगा? ए का अनुपात 1 अनुपात बी और सी को जोड़ दूं मैं तो 1 अनुपात 5 आ जाएंगे। इसी प्रकार मैं पता करूं कि बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगी, तो बी का अनुपात कितना है 2 और ए प्लस सी कितना हो गया 4। मैंने यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी किया 5 और 1 6। इसी प्रकार यहाँ पर किया बी ए और सी, यहाँ पर भी कितना आ गया 6।
ये हमेशा अनुपात बराबर आएंगे। अगर बराबर नहीं आएंगे तो हमें वहां पर बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये बेसिक देख लिया कि संख्याओं को किसी भी प्रकार से जोड़ दे, उनका जो वैल्यू है वो फिक्स आएगा। सिर्फ अनुपातों का फेरबदल क्यों होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर तुलनात्मक रूप से अगर एक या दूसरे से तुलना कर ली जाती है तो वहां पर अनुपातों का फेरबदल होता है। लेकिन अगर अब इस प्रश्न में अब हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पर तो हमें बराबर दिया हुआ है, लेकिन अगर बराबर नहीं भी होता तो हम इसको बराबर करते। यहाँ से तो अब हमारे पास सीधा ही निकल गया कि इनकी यूनिट कितनी है, 6 यूनिट। तो ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात के लिए क्या करेंगे, ए का अनुपात कितना आ रहा है 1, बी का अनुपात कितना आ रहा है 2 और सी के अनुपात के लिए क्या करेंगे, टोटल अनुपात कितने हैं 6, उनमें से 2 और 1 3 तो हट गए, बाकी कितने बच गए 3। तो इनके जो अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 प्राप्त हुए तो वो भी हमें अच्छी तरीके से प्राप्त हो गए। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को करते हैं। ये बेसिक हमने अच्छी तरीके से देख लिया। अब प्रश्न को कैसे करेंगे, यहाँ पर ए अनुपात बी प्लस सी दे रखा है, ये कितना है 1 अनुपात 3। इसी प्रकार बी अनुपात ए प्लस सी दे रखा है, ये कितना है 5 अनुपात 7। ये चीज हमें दी हुई है, हमें क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी करके देख लेना है। यहाँ पर अगर कोई संख्या फिक्स होती ए तो हम क्या करते हैं, इन अनुपातों को बराबर कर देते हैं। लेकिन ये कुछ अलग तरीके से है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, कितना आया 4। इन तीनों को, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, बस इनका सीक्वेंस थोड़ा चेंज है। इनका कितना आ गया 12। हमने बेसिक में क्या देखा था, यहाँ पर ये संख्या है हमारे पास जोड़ने पर बराबर प्राप्त होगी। अगर बराबर प्राप्त नहीं हो रही है तो उनको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम 12 आ रहा है, ऊपर वाली संख्या को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका जो नया रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ऊपर वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 अनुपात 3 तिया 9। इसी प्रकार इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 5 अनुपात 7। अब इनको जोड़ के देख लो, 9 3 12 और 7 5 12, ये अनुपात अब हमारे पास बराबर है। अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से पता हो जाएगा। ए का अनुपात कितना है 3, बी का अनुपात कितना है ये रहा 5 और सी के अनुपात के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोई सी अकेला नहीं दे रखा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, इनका एलसीएम 12 प्राप्त हुआ था। इन 12 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 5 और 3 8। तो हमने यहाँ पर ए और बी के अनुपात ले लिए, बचे हुए 12 में से कितने बच गए 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारे पास 3 अनुपात 4 5 अनुपात 4। ये देखते हैं कि इस रूल में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यहाँ पर है कि 2800 रुपए की राशि को ए बी व सी में बांटना है। ए को बी व सी के योग से 25% कम प्राप्त होता है, जबकि ए व सी का कुल योग बी से 80% ज्यादा है। तो ए बी व सी का अलग अलग भाग ज्ञात करना है। स्टार्टिंग से लेते हुए चलते हैं। हमें दिया गया कि 2800 रुपए की राशि को ए बी और सी में बांटना है। ए को यहाँ पे दिया गया है, ए को बी व सी के योग से, मतलब यहाँ पर ए और बी प्लस सी की तुलना, ए अनुपात बी प्लस सी की बात की जा रही है। क्या बोल रहा है, ए को बी और सी के योग से 25% कम प्राप्त होता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 है। तुलना किससे की जा रही है, बी प्लस सी से। तो अगर मैंने बी प्लस सी के 4 भाग मान लिए तो ए को कितना भाग होगा, ए को बी और सी के योग से 25% कम होगा। 1/4 का 25% कितना होता है 1, मतलब 4 में से 1 कम करने के बाद में ए को प्राप्त होगा। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। फिर बोल रहा है कि जबकि ए व सी का कुल योग बी से, अब यहाँ पर बी अनुपात ए प्लस सी की बात की जा रही है। बिल्कुल सी से 80% ज्यादा प्राप्त होता है। 80% की फ्रैक्शन 4/5 होती है। बिल्कुल तुलना किससे कर रहा है, अब बी से, मतलब ओरिजिनल वो वैल्यू है 5, ये हमने बी की मान ली। बोल रहा है कि ए व सी का कुल योग, ए और सी का जो कुल योग है ये बी से 80% ज्यादा है। 5 का 80% 4 है, मतलब जो बी से, बी का वैल्यू 5 दे रखी है और 5 का 80% 4 है, ये ज्यादा है ए प्लस सी का।
तो 5 में 4 जोड़ दिया, ये आ गया मेरे पास 9। तो मेरे पास अब अनुपात प्राप्त हो गए, ए अनुपात बी प्लस सी और बी अनुपात ए प्लस सी के अनुपात प्राप्त हो गए। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चीज दी हुई होती है कि इनको जोड़ के देख ले, बराबर है तो सही है और बराबर नहीं है तो सही करेंगे, उनको बराबर करेंगे। 4 और 3 7, 9 और 5 14। यहाँ पर मेरे पास बराबर नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर भी 14 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 14 हो जाएंगे। नया रेशियो क्या प्राप्त हो रहा है, इनको ऊपर वाले रेशियो को केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 अनुपात 8। और नीचे वाले रेशियो में कोई भी फेरबदल नहीं करना है, ये रेशियो ठीक ऐसा कैसे आएंगे, दोनों को जोड़ के देखते, इनका भी 14 आएगा योग और इनका भी 14 आएगा। अब क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 5, 6 और 5 कितने हो गए 11। वैल्यू हमें टोटल कितनी प्राप्त है 14। जब इन दोनों को 11 मिल गए तो बच गए कितने 3, 11 और 3 14। तो अब ए अनुपात बी अनुपात सी प्राप्त हो गए। टोटल 2800 रुपए की राशि को हमें 14 यूनिट में बांटना है, 14 यूनिट में 2800 रुपए की राशि बांटनी है। तो 1 यूनिट के बराबर निकालने के लिए 14 का भाग दे दूंगा, 14 दूने 28, 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब 6, 5 और 3 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इन सभी को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200, 1000, 600। तो हमारे पास जो पूछा है ए बी और सी की अलग अलग भाग क्या है, वो भाग हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब हम 4 संख्याओं के रेशियो में देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि 30,000 रुपए की राशि ए बी सी डी में बांटी जानी है। ए का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का 2/3 भाग है, बी का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का 1/4 भाग है तथा सी का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का 1/5 भाग है। तो सभी के हिस्से की जो राशियां है वो अलग अलग राशियां, वो हमें पता करनी है। सबसे पहला काम क्या है, ए बी सी और डी का अनुपात ज्ञात करना। उसके लिए हमें दे रखा है कि ए का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का क्या है, ए अलग है और जो बच गए हैं वो लोग अलग है। तो यहाँ पर जो ए अनुपात बचे कौन, बी प्लस सी प्लस डी। ए का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का 2/3 भाग है। ये चीज आप ध्यान से देखिए, मैंने अलग अलग कर दिया, ए को अलग और बचे हुए लोगों को अलग अनुपात में लिख दिया। बोल रहा है कि ए का हिस्सा है तो वो बचे हुए लोगों का 2/3 भाग है। अगर मैंने बचे हुए लोगों के हिस्से को 3 मान लिया तो ए का हिस्सा 2 हो जाएगा। आप ऐसे बोलोगे कि सर पहले वाले प्रश्नों में क्या किया जाता था, जिससे तुलना की जाती थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाली वैल्यू मान ली जाती थी, बाकी जो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो वो कम या ज्यादा करके यहाँ पर लिख देते। एक चीज अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर ऐसा दिया हुआ आता ए का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का 2/3 भाग अधिक है तो हम क्या करते, बचे हुए लोगों से तुलना हो रही है उनका तो हम 3 मान लेते, प्लस बोल रहा क्या है कि जो ए का हिस्सा है इन बचे हुए लोगों के हिस्से से 2/3 अधिक है तो इस 3 में ऊपर वाली संख्या जोड़ देते। या कुछ ऐसे बोला जाता कि ए का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का 2/3 कम है तो बचे हुए लोगों के लिए तो 3 मान लिया, फिर हमें ए के लिए ऊपर वाली संख्या कम करनी पड़ती है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे क्या दे रखा है कि बी का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का 1/4 भाग है। अब यहाँ पर बी को अलग कर लिया और बचे हुए लोग कौन है, ए प्लस सी प्लस डी, ये अलग लोग है। इनका क्या है 1/4 भाग, मतलब बचे हुए लोग तो 4 है और ये बी है उसका भाग ए है। वो चीज कैसे है समझ में आ गई। फिर बोल रहा था सी का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का, अब सी को अलग कर दिया और बचे हुए लोग कौन, ए प्लस बी प्लस डी, ये बच गए। सी का हिस्सा बचे हुए लोगों के हिस्से का 1/5 भाग है, 1 भाग तो सी का और बचे हुए लोगों का हिस्सा 5 है। तो सभी के हिस्से की राशियां ज्ञात कीजिए। उसके लिए सबसे पहला काम होगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना। हमने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है।
ए बी सी डी की जो निश्चित राशियां हैं उनको किसी भी सीक्वेंस में जोड़ दो, जो रियल वैल्यू होगी जो स्थिर वो तो हमेशा एक ही आएगी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके जोड़ दो, बी प्लस ए प्लस सी प्लस डी करके जोड़ दो, सी प्लस ए प्लस बी प्लस डी कुछ भी करके जोड़ लो, लेकिन जो मान निश्चित है वो तो फिक्स आएगा। उसके लिए हमने क्या किया, इन अनुपातों को जोड़ा। अनुपात में जरूर फेर बदल हो सकता है, इनको जोड़ा 5 और इनको जोड़ा 6। यहाँ पर अनुपात डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन इनकी राशियां तो फिक्स है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 30। 30 करने के लिए इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो नया रेशियो आ रहा है तो वो नया रेशियो क्या प्राप्त होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 6 दूनी 12 अनुपात 6 दी 18। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 अनुपात 6 चौके 24। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अनुपात 25। अब इनको जोड़ के देख लो, 12 और 18 30, 6 24 30, 25 और 5 30। सारे अनुपातों को जोड़ने पर हमें फिक्स वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ए के लिए क्या होगा, ये रहा ए का वैल्यू 12। बी का अनुपात क्या होगा, बी का अनुपात ये रहा 6। सी का अनुपात क्या होगा, सी का अनुपात रहा 5। अब हमारे पास डी के अनुपात के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, 12 6 18, 18 और 5 23। लेकिन टोटल अनुपात हमारे पास कितना है, टोटल 30 है। 23 तो इनको प्राप्त हो गया, बच गया कितना 7। 7 किसके पास आया, डी के पास। तो टोटल अनुपात कितना है 30। और इस 30 यूनिट में हमें कितनी राशि बांटनी है, 30,000। तो एक यूनिट के पास कितनी आएगी, 1000। अब हमें 12 6 5 और 7 यूनिट की वैल्यू पता करना है, इसलिए हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। कितने आ जाएंगे, 12000, 6000, 5000 और 7000। ये ए बी सी और डी को अलग अलग राशियां प्राप्त हुई। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली क्लासों में रूल को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। दोस्तों, हमने आज जो पढ़ा है उस चीज पर आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा अच्छी तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, हर चीज पढ़ते हुए चलेंगे। आज हमारी 5वीं क्लास है, हो सकता है 5 क्लासें और लगे। दोस्तों, सारी चीज समझने में जरूर टाइम लग सकता है, लेकिन हम सभी चीजें समझते हुए चलेंगे। टाइम भले ही लगे, उस चीज की आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जो नई चीज मिले वो सारी चीज आपको सीखते हुए चलना है। अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही है तो क्लासों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए।